हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। आज हम 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। क्या कि समय आपके पास बहुत कम बचा है, ऐसे में आपके लिए ऑब्जेक्टिव एकदम फायदेमंद होगा। तो इस टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और देखिए बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्योंकि टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सवाल है, जर्मन राइस राज्य का निर्माण किसने किया था? यह ही खास क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, यानी ऑप्शन आपके पास बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल है 2, यंग इटली की स्थापना किसने किया था? गैरीबाल्डी ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने या काबुर ने? तो ये आपको बिल्कुल कंफर्म क्लियर होगा, यंग इटली और यंग यूरोप का जो स्थापना किया वो मेजनी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन जो होगा यहाँ पे बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। सवाल है अगला, बेहद ही खास क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि दुनिया के मजदूर एक हो या कथन, है ना, यह कथन किनका था? दुनिया के जितने भी मजदूर हैं सब एक हो जाओ, यह कथन किसका था? तुर्गेनेव का, कार्ल मार्क्स का, एंगेल्स का या लेनिन का? ये जो नारा जो दिया गया था दुनिया के जितने मजदूर सब एक हो जाओ, ये कहा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। सब इनके नाम से परिचित होंगे। अगला सवाल है ना, समय बहुत कम है इसलिए ऑब्जेक्टिव हो सकता है कितने कम से कम समय में आप लोग को हम क्लियर करवा दें। वीडियो में बने रहेंगे, टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद्यार्थी। सवाल है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की जो स्थापना हुआ था वो कब किया गया था, कब हुई थी? या 1907 ईस्वी में हुआ था, 1908 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में या 1911 ईस्वी में? तो आपको राइट आंसर की अगर हम बता दें कि वियतनाम में जो टोक्यो फ्री की स्थापना हुआ था वो 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर है 5, आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर देने का प्रयास करेंगे। हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता कब हुआ था? और 6 एकदम गांज दिया है। बड़ा विद्यार्थी के साथ ऐसे सवालों में कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो हनोई समझौता जो हुआ था वो 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1946, लेकिन कन्फ्यूजन का डेट है कि 6 मार्च होगा कि 7 मार्च होगा। तो ये हुआ था 6 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था। बहुत कन्फ्यूजन वाला सवाल है, इसको माइंड में रखेंगे। हनोई समझौता 6 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो बता दें आप लोग के, देखिए ध्यान दीजिएगा। गुरुदयाल 1916 ईस्वी में, चंद्रशेखर आजाद 1920 ईस्वी में, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में या सोहन मित 1918 ईस्वी में? तो ये जो हुआ था गद्दर पार्टी की जो स्थापना हुआ था वो लाला हरदयाल के अधिष्टम हुआ था, 1913 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 7 है, क्या बोला है कि इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपको स्टार्टिंग बताने की, आखिर शुरुआत जो हुआ था औद्योगिक क्रांति, जो बड़े बड़े कल कारखाने लगने शुरू हुए वो आखिर सबसे पहले कहाँ हुआ, कैसे फैला? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें कौन सा होगा? इटली होगा, फ्रांस होगा, जर्मनी, इंग्लैंड? तो आंसर की बात करें इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ। तो कई बार आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है कि सिख, है ना, सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? सिख के जो गुरु गोविंद सिंह हैं, गुरु हैं, उनका जन्म किस नगर में हुआ था? क्या पटना में हुआ था, अमृतसर में, लाहौर में, इलाहाबाद में? तो बिल्कुल ये सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हैं, है ना, इनका जन्म पटना में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जितने ऑप्शन ये बता रहे होंगे उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला है, दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? एडम स्मिथ, डॉल्लिफ किन्स या हेरोल्ड लास्की? बेहद ही खास क्वेश्चन है। तो ये जो था द कॉमर्स ऑफ नेशन के जो लेखक थे, है ना, कार्डलिफ थे, कार्डलिफ। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए ये भी सवाल बार बार आपसे पूछा जाता है ना, भारत में पहला छापाखाना, जैसे छापाखाना का आविष्कार आप लोग चीन से हुआ था, कागज का आविष्कार हुआ था, ठीक है, यूरोप पहुंचा, भी धीरे धीरे हमारे देशों प्रांतों में फैल गया। लेकिन यहाँ पे हमें पहली बार नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि भारत में, दुनिया में नहीं, भारत में पहला छापाखाना जो लगाया गया था वो कहाँ लगाया गया था? क्या मद्रास में, कोलकाता में, गोवा में या मुंबई में लगाया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में जो पहला लगाया गया था ना, पहला छापाखाना लगाया गया था वो गोवा में लगाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, है ना, अंतर्राष्ट्रीय
महिला वर्ष घोषित किया गया था, मतलब कब किया गया था, सो आपसे पूछ देता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है मेरे लाडलो, इसको याद रखेंगे। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को। लेकिन एक बोला हमें ये कब घोषित हुआ था, तो ये हुआ था 1975 ईस्वी में। कब? 1975 ईस्वी में घोषित हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, क्या बिहार है, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या गुजरात। तो आप लोग नाम से ही परिचित चल रहा होगा कि विशेष राज्य का दर्जा ये जम्मू कश्मीर के है ना, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इस पर बहुत विवाद चलते हैं, ऐसे भारत का ही हिस्सा है। चलिए सवाल नंबर जो है 13, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। सवाल बहुत गंभीर सा है, नहीं बहुत ही खास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय कानून यूनियन के नेता थे, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत या चौधरी चरण सिंह। बेहद ही खास क्वेश्चन। तो ये जो था भारतीय किसान की है ना, भारतीय किसान यूनियन के नेता जो थे वो महेंद्र सिंह टिकैत थे, है ना, टिकैत। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा। सवाल नंबर है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। यहाँ पे क्या था, दोनों सवाल आपका सेम टू सेम आ जाएगा 13 और 14, तो आप सोच सकते हैं कि इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन जुड़वा है, वही क्वेश्चन डबल प्रिंट कर दिया गया है। चलिए खाली प्रमुख लगा दिया गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। लोकतंत्र मतलब लोगों का राज होना, है ना, तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, शिक्षा है, निर्धनता है, विकास है या विषमता है। बिल्कुल बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये जो है लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक, अगर लोकतंत्र का विकास होगा, ठीक है, विकास होगा तभी तो आगे बढ़ेगा, और शिक्षा रहेगा तो लोकतंत्र बढ़ेगा नहीं, निर्धनता रहेगा तो बढ़ेगा नहीं, विषमता उसमें कमियां रहेगा तो होगा नहीं, तो विकास होगा तो लोकतंत्र का भी विकास होगा। ऑप्शन सी। अगला है सवाल 16, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष मतलब एक दूसरे के सामने जो होता है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, क्या ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, भारत में है या स्विट्जरलैंड में है, कहाँ है ये आप लोग को बताना है। तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष मतलब लोग डायरेक्ट जाके कानून बात कर सकते हैं, ये है स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है 17 नंबर पहुंच चुके हैं कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। बिल्कुल फटाक से आप लोग बताएंगे कि भारत में कौन सी जो है वो दलीय व्यवस्था है, क्या एक दलीय है, द्विदलीय है, बहुदलीय है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर राइट आंसर की अगर हम बात करें तो भारत में जो बहुदलीय है, क्या एक दल नहीं है, भारत में बहुत सारे दल बना हुआ है, पार्टी बना हुआ है। अगला सवाल है 18 नंबर सवाल, इसका आंसर आप लोग बताना है। क्या दिया हुआ है कि पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है। ध्यान समझिएगा, पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है। पंचायत समिति, नगर पंचायत, ग्राम कचहरी का होता है। अब इसमें विद्यार्थी बड़ा कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा पता चल रहा है कि पंचायत सचिव तो पंचायत के लिए होगा। ठीक है, पंचायत सचिव है तो कहाँ के लिए, पंचायत के। किस संस्था का सचिव होता है, ठीक है, तो ग्राम समिति का, नगर पंचायत का, ग्राम कचहरी का या ग्राम पंचायत का। तो ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत का होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बड़ा कन्फ्यूजन भरा सवाल था। 19 नंबर सवाल है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्य कितने भागों में बांटा गया है। 2, 4, 6, 8। बहुत ही खास क्वेश्चन है। तो भारत को सेवा क्षेत्र है ना, सेवा क्षेत्रों को सामान्यतः सेवा क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा है, गैर अगैर, है ना, मतलब सरकारी और सरकारी। चलिए विद्यार्थी अगला सवाल है कि पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कहाँ। तो पूरे भारत की बात किया जा रहा है कि पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है वो कौन सा है। क्या उत्तर प्रदेश है, हमारा बिहार है, झारखंड है या पश्चिम बंगाल है। तो बिल्कुल आप लोग एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि पूरे भारत में अगर प्रति व्यक्ति सबसे कम है तो बिहार है ना, बिहार निर्धन राज्यों में आता है, गिनती होता है। अगला सवाल है यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। सवाल को समझिएगा, बहुत ही गंभीर रूप से बोला गया है। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त प्रवाह अवश्य है। यह कथन किसका है ना, रोम मार्शल का है, कॉथर का है, हर्बर्ट विस्टल का है या
टेस्कॉट का है, टेस्कॉट का है। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, अगर आप लोग को याद है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स बता सकते हैं। तो ये बताया गया था कि मुद्रा जो हमारी अर्थव्यवस्था के हृदय अगर नहीं है तो रक्त प्रवाह अवश्य है, ये कहा गया था ट्रेस्कॉट के द्वारा, है ना, ट्रेस्कॉट के द्वारा कहा गया था ये कथन। चलिए सवाल नंबर है 22। स्वयं सहायता समूह में लगभग सदस्य होते हैं। स्वयं सहायता मतलब खुद एक दूसरे को क्या करना, मदद करना। ये ग्राम पंचायत में आप लोगों को समूह महिलाओं लोग को बना हुआ रहता है। तो स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य शामिल होते हैं? एक से तीन तक, या 15-20 लोग होते हैं, या 55-60 लोग होते हैं, या 50 से 70 लोग होते हैं? तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं। ये जो होता है स्वयं सहायता समूह लगभग 15 से 20 लोगों का ये समूह बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है? देखिए सरकारी एक होता है और एक गैर सरकारी होता है, तो वहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल बता सकते हैं। तो सरकारी हो गया मतलब जैसे पुलिस हो गया, ठीक है, डॉक्टर हो गए कुछ मतलब सरकारी डॉक्टर हो गए, तो ये सब क्या है, सरकारी सेवा है, ठीक है। लेकिन गैर सरकारी मतलब जो अपने मन से लोग काम करते हैं, जैसे आप देखेंगे वित्त सेवा, नौकरी हो गया, रेलवे सेवा, सैन्य सेवा, पुलिस सेवा, ये सब सरकारी है। लेकिन मॉल लोग को निजी व्यक्ति खोलता है ना, इसीलिए गैर सरकारी में आएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बने रहेंगे 7 तक, ठीक है, पूरा आज हम क्लियर कर देते हैं। 40 में 40 ठोकना है एग्जाम में, तो बने रहेंगे एग्जाम में, सॉरी मेरे साथ बने रहे वीडियो में। इनमें कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी वैसी कंपनी होती है जो एक देशों के साथ अनेक देशों में भी संचालित होती है, मतलब कई देशों में चलती है। तो बताना है आप लोग को इनमें से कौन सा है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। क्या नोकिया है, डाबर है, सैमसंग है, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे आंसर की बात करें तो डाबर जो है ना, ये सिर्फ भारत में नहीं अन्य देशों में भी चलता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 25 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं कि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ रुपये से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। मतलब किसको शिकायत करेगा? किसी वस्तु की सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ रुपये से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। जिला फोरम में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, या इनमें से कोई नहीं? कहाँ करेगा बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि अगर 20 लाख से अधिक हो, 1 करोड़ से कुछ कम हो, तो ये कर सकता है राज्य आयोग में शिकायत कर सकता है। ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को टैक्स सरकार देना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो छापा मार देती है सरकार। सवाल है 26 नंबर सवाल कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये आपको बहुत काम देगा, ठीक है, और ये बिल्कुल आप लोग को जानना चाहिए इसके बारे में। तो आप लोगों को तो पता होगा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है, नहीं तो आज जान लें और बिल्कुल डायल करके लगा सकते हैं। अगर कहीं पे आपको दुकानदार बहस कर रहा है, प्रिंट से ज़्यादा पैसा ले रहा है, ठीक है, आपको सामान नहीं दिखा रहा है, तो आप शिकायत कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन 1800114000 ये होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता का हेल्पलाइन नंबर, फ्री सुविधा। 27 नंबर सवाल है क्या कि इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडारण सीमित है? सीमित मतलब क्या होता है कि लिमिट होता है, ज़्यादा प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाएगा। क्या समुद्री ऊर्जा का, या कोयला का, या पवन ऊर्जा का, या सौर ऊर्जा का? तो सिंपल से आपको पता चल रहा होगा, ठीक है, सिंपल पता चलो कि कोयला जो है वो सीमित मात्रा में है, ज़्यादा प्रयोग करेंगे समाप्त हो जाएगा, तो इसको बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो इसका सीमित संसाधन ऑप्शन बी बिल्कुल। और ये सब टोटल सवाल पूछेंगे मेरे साथियों, और यही सवाल आपको देखने को मिलने वाला है क्योंकि टोटल हाइलाइटेड सवाल है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है? कहने का मतलब कि पृथ्वी का कितना भाग जो है उस पर जल पाया जाता है। तो आपको ऐसे भी पता होगा कि पृथ्वी का जो है ना 3 कोना भाग में क्या है, तो जल है, जल है 3 कोना में। एक ही भाग में क्या है, तो स्थल है जिसपे मनुष्य है, पहाड़ है, बहुत से है। तो आपको बताने कि कितना भाग पर जल पाया जा रहा है, ठीक है। 28 नंबर सवाल है, देखिए 71 पद, आप सोच सकते हैं कि 25 या 75 होता है ना, 25 चौका 100 होता है 4 भागों में, मतलब अनकन्फर्म है कि आपको कितना आता, तो 75 के आसपास, यानी 71% जो होता है ना वो होता है क्या छिपाया जा रहा है, तो जल है सिर्फ पृथ्वी पे। अगला, भारत का राष्ट्रीय पशु, अरे वाह इतना इजी सवाल पूछेगा, इतना इजी सवाल बिहार बोर्ड पूछेगा उम्मीद नहीं था। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है। और अभी भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाक से बताएंगे। और 30 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं।
कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? देखिए कोयला 4 प्रकार के मुख्यतः होते हैं और ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कोयला के प्रकार लिखे। ठीक है, आपको लिया हुआ है, यहाँ पर दिया गया है कोयला का प्रकार है, लेकिन इनमें सर्वोत्तम सबसे अच्छी क्वालिटी वाला कोयला कौन सा है? कोयला नहीं, कोयला। तो ये एंथ्रोसाइट जो है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला आता है। कोयला में भी 4 प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट होता है एंथ्रोसाइट होता है, इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय फसल है? निम्नलिखित में कौन सी भारत की पेय मतलब पीने वाला फसल है? क्या तंबाकू है, कॉफ़ी है, चना या मूंगफली है? ये आप लोग से पूछा है। तो देखिए भारत में मतलब पीने वाला जो है वो कॉफ़ी है, भारत का पेय फसल है, नहीं पीने वाला इसको है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का सिलिकन नगर किसे सिलिकन सिटी बोलता है कभी कभी, और कभी कभी नगर या शहर भी बोल देता है, तो घबराइएगा नहीं। भारत का सिलिकन नगर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल लगभग सभी को पता होगा, ये बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको? बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकन सिटी या सिलिकन नगर या सिलिकन शहर। समझ में आ गया? चलिए विद्यार्थी 33 नंबर सवाल है कि स्वर्णिम चतुर्भुज लेन वाली सड़कें है। स्वर्णिम चतुर्भुज लेन वाली सड़कें मतलब कितनी सड़कें? 4, 6, 8, 12 है। बेहद ही खास क्वेश्चन है मेरे साथियों। तो इसकी राइट आंसर है स्वर्णिम चतुर्भुज, है ना। चतुर्भुज जो है कितनी लेने वाली सड़कें है? तो 6 है। अगला है पाइराइट्स किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट जो है वो किस प्रकार का खनिज है? खनिज जिसे जमीन से खोद कर निकाला जाता है। बिल्कुल आप लोग पता होगा क्या पाइराइट जो है धात्विक है, अधात्विक है, मतलब धातु है कि अधातु है, या परमाणु है या ईंधन है? बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं। तो पाइराइट जो होता है एक प्रकार से धात्विक है। क्या है? धात्विक है। ऑप्शन जो है यहाँ पे ए बिल्कुल आप लोग का एकदम सही जवाब हो जाएगा, जितने विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहे थे। अगला सवाल है कि कांवर झील बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? कौन सा झील? कांवर झील। कांवर झील बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? दरभंगा जिले में, मुजफ्फरपुर जिले में, बेगूसराय जिले में या भागलपुर जिले में? बिल्कुल बता सकते हैं आप लोग। तो ये जो है कांवर झील है ना, कांवर, ये है बेगूसराय जिले में, याद रखिएगा बेगूसराय जिले में कांवर झील अवस्थित है। अगला सवाल है, बस कुछ 4 सवाल और बचे हैं जिसको आप देख ले अच्छी तरीके से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल आप लोग को देखने को मिलने वाला है और आप लोग को एग्जाम तक क्लास बेहतर तरीके से चलने वाला है। ऑब्जेक्टिव टोटल क्लियर हम कर देंगे विद्यार्थी। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए आप लोग जो अभी तक नहीं किया, और जो चैनल में पहली बार जुड़े हैं चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। सवाल है कि अस्तर रंजक विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया गया है? आप मैप देखेंगे उसमें कई तरह के रंग होते हैं, दिया गया है, लेकिन आपसे पूछा कि नीले रंग जो होता है वो किसको दर्शाया है नीले रंग से? क्या पर्वत को, पठार को, मैदान को या जल को दर्शाया है? बता सकते हैं आप लोग। तो देखिए नीले रंग जो है ना, नीले रंग जो होता है वो जल को दर्शाया गया है। अब ग्लोब देखेंगे, ग्लोब में अधिकतर भाग क्या है? नीला दिखाया गया है, यानी सब क्या है? ये सब पानी की मात्रा है, ये दर्शाया गया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? बेहद ही खास क्वेश्चन, कई बार आपसे पूछा गया है एग्जामों में। ठीक है, तो बिहार में शोक नदी, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी को। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और सवाल है हमारा 38 नंबर। बाढ़ में आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप कितना टेस्ट में कितना से कितना लेकर के आए, मतलब कितना स्कोर हुआ, कितना आपका सही हुआ। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, ये कई बार हम लाइव क्लास लेकर के आए हैं जिसमें आपको दिया गया है। बाढ़ से सबसे अधिक फसल को होता है, पशु को होता है, भवनों को होता है, या इनमें से सभी को होता है, वो बताना है। तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं कि बाढ़ से सबसे ज़्यादा, देखिए बाढ़ से सबसे अगर ज़्यादा किसी को हानि होता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो होता है फसल बर्बाद होते हैं। ठीक है, ऐसे बाढ़ से हानि सभी को होता है, भवन को भी होता है, पशु को भी होता है, फसल को भी होता है। बोले कि बाढ़ से हानि किससे होती है ना, बाढ़ से क्या हानि होती है? तो किसको हानि होती है? तो फसल को, पशु को, भवन को, इनमें से सभी को हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर सबसे अधिक लगा दिया जाए तो सबसे ज़्यादा बर्बाद जो होता है सब फसल ही होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ कब होगा? आप सिंपल सी बात देख रहे हैं, सुखाड़ मतलब पानी नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सुखाड़। तो किसकी वजह से होगा ये बतलाना है। जल के अभाव में मतलब पानी नहीं रहेगा तब। दूसरा, मिट्टी की नमी के अभाव में,
मिट्टी की नमी के अभाव में कैसे? मिट्टी गीला नहीं रहेगा तो क्या सुखाड़ हो जाएगा? मिट्टी के क्षय के कारण मिट्टी कट जाएगा तो क्या सुखाड़ हो जाएगा? मिट्टी की लवणता कारण नहीं। जल का अभाव मतलब जल नहीं पाएगा तो सिंपल सी बात है कि जल नहीं होगा तो सुखाड़ ही हो जाएगा, मतलब नमी भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट है 40 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट सवाल है आज का कि भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र कहलाता है, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। आप सिंपल से देख रहे हैं कि भूपटल के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप का कंपन होता है, और जब भूकंप का कंपन होगा तो भूकंप केंद्र कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग सही सही राइट स्कोर बताएं कि आप आज 40 में से कितना लेकर के आए हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर शेयर कर दिए दोस्तों के साथ। और आज के लिए धन्यवाद। मिलेंगे फिर हम अगला इसका पार्ट 2 लेकर के, मतलब अगले लेसन लेकर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट करके। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद। गुड नाइट।